नमस्कार विद्यार्थियों, AOC एकेडमी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अगर आप और ऐसे वीडियो पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही पूरी तैयारी बहुत ही कम दामों पर यहाँ पर करवाई जाती है। गेट आवर पेड कोर्सेज, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ के द्वारा आपकी प्रैक्टिस होगी और इसके साथ ही रिजनेबल फीस के साथ ये सारा कुछ दिया जाएगा। आज हम जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं आपको, हिंदी भाषा और उसकी संविधानिक स्थिति। मेरा नाम प्रोफेसर बलजिंदर कुमार है। मैं 4 बार UGC नेट क्वालिफाई हूँ और कॉलेज कैडर पंजाब के 2021 एग्ज़ाम में 2nd रैंक BC कैटेगरी में हूँ। हम दूसरे एपिसोड में कर रहे थे खड़ी बोली, द्विवेदी युग तक खड़ी बोली। उसके बाद मैंने ये बताया था कि छायावाद और उसके बाद के जो युग रहे हैं उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, मानक हिंदी का प्रयोग हुआ है, मानक हिंदी। उसी क्रम में हम आगे प्रश्न शुरू कर रहे हैं 28 नंबर से। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हम आपको बताएंगे। भाषा की लघुतम इकाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की वो ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई 29 नंबर जो प्रश्न है उसमें भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की सार्थक इकाई जो है वो वाक्य होती है। जो वाक्य पूरा हो जाता है तब हमें अर्थ समझ में आता है। तो इसलिए भाषा की जो सार्थक इकाई जो है वो वाक्य है। मानक हिंदी का विकास किससे हुआ है? मानक हिंदी का विकास, ये जो है प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर याद करें। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। जैसे हमने अपभ्रंश, अवधि, ब्रज भाषाओं के विकास की बात की थी कि कौन सी भाषाओं में से ये जो भाषा निकली है, उसी तरह खड़ी बोली जो है वो कौन सी भाषा से निकली ये भी हमने बताया था। उसी तरह अब मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है। खड़ी बोली को सुधार कर ही मानक हिंदी बनाया गया है। नीचे 31 नंबर जो प्रश्न है वो इसी संदर्भ में है। मानक शब्द से अभिप्राय क्या है? मानक शब्द से क्या अभिप्राय है? भाषा का शुद्ध व्याकरण सम्मत आदर्श रूप ही मानक शब्द का अभिप्राय है। भाषा का शुद्ध व्याकरण सम्मत आदर्श रूप मानक शब्द का अभिप्राय है। भाषा सुधार के लिए जो समितियां बनी, उन्होंने जो भाषा सुधार की है, भाषा के व्याकरणिक स्वरूप को उन्होंने सुधारा, वही शुद्ध रूप जो है मानक हिंदी का है। उसके बाद है मानक शब्द किस भाषा से लिया गया है? आंग्ल भाषा से मानक शब्द लिया गया है। हिंदी के शब्द भंडार में 33 नंबर पर, हिंदी के शब्द भंडार में विदेशी भाषाओं के शब्द कितने हैं? 45%। उसके बाद है भारतीय संविधान में 34 नंबर जो प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। और उसके बाद जो प्रश्न है 35 नंबर, इससे रिलेटेड ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो कितनी भाषाएं हैं और वो भाषाएं हैं कौन कौन सी, उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले इन 22 भाषाओं में जो है असमिया, बंगला,
कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी, हमारी हिंदी भी इसमें है, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी भी इसमें है, संस्कृत, संस्कृत जिसको आज मृत भाषा भी कहा जाता है क्योंकि लगभग समाप्त हो चुकी है, वो भी अभी भी उसको मान्यता प्राप्त है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, इन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। शुरुआत में ये 22 भाषाएं नहीं थी, शुरुआत में तो ये कम भाषाएं थी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन से एक्ट में कौन सी भाषा जोड़ी गई। ये जो है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो 36 नंबर प्रश्न पे है, भारतीय संविधान में ये जो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनमें कौन सी अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित। तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित है। अब क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसे कर लीजिएगा। अगर लिखित में से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? यूजीसी जून 2014 में ये प्रश्न आया था। यूजीसी 2014 में ये प्रश्न आया था, जिसमें ये ऑप्शन है डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। इनमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है वो शामिल नहीं है? तो इसमें जो है वो ब्रज भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस तरह का प्रश्न जो है यूजीसी के पेपर में आया था, मास्टर कैडर में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न यूजीसी दिसंबर 2011 में आया था, 38 नंबर पर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा जो है शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। ये भी ऊपर वाले प्रश्न से संबंधित ही है और इसमें भाषा बदल दी गई है। वो भाषा कौन सी है? भोजपुरी। ये जो भाषा है इसमें शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। भोजपुरी फिल्में बनती हैं, बहुत ही मशहूर फिल्में रही हैं, हमारे भारत में चल रही हैं। तो भोजपुरी भाषा में साहित्य कम मात्रा में मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? यूजीसी दिसंबर 2011 में ये प्रश्न आया था। बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी, इनमें से कौन सी भाषा जो है इसमें शामिल नहीं है? भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। तो अब आगे वाली बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले
भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, उसके बाद कौन कौन से एक्ट में, कौन कौन से सन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई और जो बाद में 22 भाषाएं बन गई। तो 8वीं अनुसूची क्या है? इसमें मूल रूप से भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। सबसे पहले जो इसमें भाषाएं रखी गई थी वो 14 भाषाएं थी 1967 में। कब? 1967 में, 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 1967 ईस्वी में सिंधी को, फिर उसके बाद 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे कि भाषाओं की संख्या जो हो गई 18, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 हो गई जब 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन 4 भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया और 18 के बाद ये 4 जोड़कर कितनी हो गई? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो हिंदी दिवस के बारे में है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। वर्ष 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको भी जानकारी के लिए आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्न है 41 नंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है, वैसे आप इसको याद कर लीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 42 नंबर, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भाषा के संदर्भ में, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। याद रख लीजिएगा, जब उसने ये कहा था कि मैं हिंद की तूती हूँ, मुझसे हिंदी में बात करो। मैं हिंद की तूती हूँ, मुझसे हिंदी में बात करो। ये बात उन्होंने किसी से कही थी। अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भाषा के अर्थ में। इसीलिए अमीर खुसरो को एक प्रश्न बनता है, अमीर खुसरो को तूती-ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूती-ए हिंद। तूती-ए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। उसके बाद 43 नंबर पर, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अब्बू सईद ने अपने ग्रंथ फारसी इतिहास में किया था। उसके बाद एक नारा है, बहुत ही मशहूर नारा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह भी हिंदी भाषा से संबंधित नारा है। ये किसने दिया था? इकबाल, उर्दू कवि हुए हैं, उन्होंने ये नारा दिया था। पैंतालीस नंबर पर जो प्रश्न है वो भी हिंदी से संबंधित है। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यूजीसी दिसंबर 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि
किसे माना है? तो सरहप्पा को इन्होंने पहला कवि माना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिएगा। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि, अब हिंदी के पहले कवियों की बात कर रहे हैं, किसने किसको माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। 46 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को माना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम इसके बारे में भी करेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रचार प्रसार की कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, और उन संस्थाओं के नाम, संस्थापक और स्थापना वर्ष साथ में दिया हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार की संस्थाएं, सबसे पहले आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुई। संस्थापक इसके स्वामी दयानंद रहे हैं। और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी आज है, उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। संस्थापक जो इसके रहे हैं एलन ऑस्ट्रेवियन ह्यूम, एलन ऑस्ट्रेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम भी कहते हैं इसको, A.O. ह्यूम। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। उसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा, जिन्होंने हिंदी का बहुत ज़्यादा विकास किया, काशी में इसकी स्थापना हुई थी। 10 मार्च 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद हिंदू महासभा, हिंदू महासभा 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में ये संस्था थी। संस्थापक इसके थे लाला लाजपत राय। उसके बाद 5 नंबर पर हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी स्थापना प्रयाग में हुई 1910 में। स्थापना इसकी नागरिक प्रचारणी सभा ने ही की थी, जो ये ऊपर है, नागरिक प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी। इसकी स्थापना भी उसने ही की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उसके बाद है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, जिसकी स्थापना मद्रास में हुई 1927 ईस्वी। महात्मा गांधी इसके संस्थापक रहे हैं। उसके बाद हिंदी विद्यापीठ की स्थापना देवघर में हुई 1929 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में हुई 1936 में। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी में इसकी स्थापना हुई 1938 में। उसके बाद बम्बई हिंदी विद्यापीठ, बम्बई में इसकी स्थापना हुई 1938 में। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे में इसकी स्थापना हुई 1945 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली 1960 में इसकी स्थापना हुई। हिंदी प्रचार समिति की स्थापना हुई। केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना हुई। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। इसके संस्थापक भी गांधी जी थे। उसके बाद हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना हुई। मैसूर हिंदी प्रचार समिति की स्थापना हुई बंगलोर में। ये सारी संस्थाएं जो हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना अपना योगदान देती रही हैं। उसके बाद 49 नंबर जो प्रश्न है वो है संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति और स्थान क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। संविधान के 17वें भाग में, संविधान के 17वें भाग में
अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। 343, 344, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 351, ये जो सारे अनुच्छेद हैं ये राजभाषा से संबंधित हैं। ये भाग जो हैं, ये सारे अनुच्छेद जो हैं, ये 4 अध्यायों में विभाजित किए गए हैं। 4 अध्यायों में, 4 भागों में। तो पहले अध्याय में क्या है, अनुच्छेद 343 व 44 रखे गए हैं। पहले अध्याय में अनुच्छेद 343 व 44 रखे गए हैं। इसमें क्या है, संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। संघ किसे कहते हैं? भारत को एक संघ माना जाता है, भारतवर्ष को एक संघ माना जाता है। तो ये इस संघ की भाषा से संबंधित है। 343 व 344 अनुच्छेद जो है संघ की भाषा से संबंधित है। उसके बाद दूसरा अध्याय है। ये पहला अध्याय था जिसमें 343 व 44 अनुच्छेद आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा अध्याय है जिसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? 345 अनुच्छेद और 346 और 347। ये 3 अनुच्छेद दूसरे अध्याय में हैं, जिसमें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान है। प्रादेशिक जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रदेश जो हैं, इनकी भाषाओं के बारे में प्रावधान है कि प्रदेश में कौन सी भाषा का प्रयोग जो है वो होगा। उसके बाद तीसरा अध्याय अनुच्छेद 348, इसमें अनुच्छेद 348 व 349 रखे गए हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में प्रावधान है। इसमें किसके बारे में प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के बारे में प्रावधान है। पहले अध्याय में संघ भारत की भाषा के बारे में प्रावधान है। दूसरे में प्रादेशिक प्रांतों के बारे में, पंजाब, हरियाणा आदि। तीसरे अध्याय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में प्रावधान है। उसके बाद है चौथा अध्याय है। इसमें अनुच्छेद 350 और 351। हमने 343 अनुच्छेद से शुरू किया था और 351 अनुच्छेद तक हम पहुंच गए हैं। चौथे अध्याय में राजभाषा के विकास, मेन शब्द क्या है इसमें? विकास। राजभाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। विकास कैसे करना है राजभाषा का, उससे संबंधित निर्देश जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 350 व 351 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 210 में क्रमशः संसद जिसमें बिल पास होते हैं, संसद व विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 120 व 210 में संसद और विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। हिंदी भाषा के विकास के लिए 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955 को, जिसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर ने की थी। कानून की भाषा कूट भाषा है।
ये वैसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कूट भाषा कोड की भाषा होती है, कोड में लिखी जाती है। चल रहा है अभी। जनरल नॉलेज के लिए 51 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 13 दिसंबर 1946 में ये संविधान बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ था और 1950 में ये लागू भी हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा एक्ट भाषा से संबंधित है? 343 से 351 प्रश्न आ सकता है। भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? तो 343 अनुच्छेद में इसका जो उल्लेख हुआ है राजभाषा हिंदी के बारे में, संघ की भाषा के बारे में। तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होना है वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा शब्द आता है तो राष्ट्रभाषा भी शब्द आता है, तो उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की हो सकती है, अपनी अपनी भाषा हो सकती है अलग अलग देशों की। तो किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। बहुसंख्यक मतलब जिस देश में जितने लोग रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। गांधी जी की प्रेरणा से सन 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि कांग्रेस अपने समस्त कार्यकलाप हिंदी भाषा में करेगी। ये गांधी जी जब कांग्रेस से जुड़े हुए थे तब उन्होंने ये अधिवेशन पास किया था 1925 ईस्वी में, लेकिन बाद में गांधी जी हट गए। उसके बाद कांग्रेस का आज भी अगर देखें तो सारा कामकाज जो है अंग्रेज़ी में होता है, अंग्रेज़ी में स्पीच होती है, अंग्रेज़ी में बोला जाता है। हिंदुस्तानी भाषा 57 नंबर प्रश्न जो है, हिंदुस्तानी भाषा क्या है? एक हिंदी भाषा है तो एक हिंदुस्तानी शब्द भी है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा का अर्थ हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा, जिसके पक्ष में महात्मा गांधी भी थे। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा की हमारे देश में इसको राजभाषा घोषित किया जाना चाहिए, इसके पक्ष में महात्मा गांधी भी थे। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसकी वकालत महात्मा गांधी जी ने की थी। 58 नंबर जो है प्रश्न, हिंदुस्तानी नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था हिंदुस्तानियों के लिए। तब मुसलमान भी भारत में रहते थे तो उनकी भाषा जो थी और हिंदुओं की जो भाषा थी तो उनके कारण हिंदुस्तानी कहा गया दोनों को इकट्ठा करके। हिंदुस्तानी नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है। उसके बाद फुटकल प्रश्नावली है। फुटकल प्रश्नावली में कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ब्रजबुली का संबंध किससे है? कई बार हमें ये ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ब्रजबुली का संबंध किससे है, तो नीचे 4 ऑप्शन आ जाएं, बंगला, ब्रज, कन्नड़, मलयालम आदि। तो ब्रजबुली में ब्रज शब्द है तो कई बार आदमी को जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो ब्रज की ऑप्शन को टिक कर देता है। ब्रजबुली का संबंध ब्रज से नहीं है, बंगला से है। मलयालम किस परिवार की भाषा है?
मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये हम छोड़ चुके थे जब हमने आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में बात की थी। तब हमने ये बताया था कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, आर्य परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं। तो हमारी हिंदी का संबंध आर्य परिवार से है, इसलिए हमने आर्य परिवार की भाषाओं के बारे में किया था। वैदिक संस्कृत से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक जो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के लिए जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, हमारी हिंदी का संबंध जिनसे रहा है वो हमने किया था। द्रविड़ को हमने छोड़ दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। उसके बाद द्रविड़ परिवार में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल। पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। आदिकाल की भाषा क्या थी? डिंगल और पिंगल। मूल रूप से हम मानते हैं कि डिंगल और पिंगल जो भाषा थी आदिकाल की भाषा थी, क्योंकि अपभ्रंश के साथ मिक्स रूप में भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। वास्तविक रूप से जो है आदिकाल में अपभ्रंश का प्रयोग हुआ। अगर ऑप्शन आए अपभ्रंश की तो अपभ्रंश को ही टिक करना है। मुगल काल की हिंदी कौन सी है? मुगल काल की हिंदी, जब मुगल आए थे, मुगलों का राज रहा भारत पर, तब भक्ति काल का समय था। भक्ति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, रीतिकाल में भी हुआ है। तो ब्रज भाषा जो है मुगल काल की हिंदी रही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म किस शताब्दी से माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी से जो है 10वीं शताब्दी से माना जाता है आधुनिक भारतीय भाषाओं का आरंभ। जैसे हमने आर्य परिवार की भाषाओं के 3 वर्ग बनाए थे: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से शुरू होता है और आज तक चलता है। उसके बाद 67 नंबर, असमिया किस परिवार की भाषा है? ये मैंने जब ये वर्गीकरण किया था अपभ्रंश का, तब ये भी बताया था कि असमिया किस परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की भाषा जो है असमिया है। मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव स्रोत क्या है? यूजीसी दिसंबर 2013 में ये प्रश्न आया था। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद कर लेना। सिंधी भाषा का उद्भव स्रोत क्या है? उद्भव स्रोत ब्राह्मण अपभ्रंश है। उसके बाद उर्दू का जन्म भी खड़ी बोली से हुआ है। और जब हम भाषाओं के क्रम में बात कर रहे थे, आदिकाल की भाषा, भक्ति काल की भाषा, रीतिकाल की भाषा और आधुनिक काल की भाषा, तब हमने अवधी भाषा की भी बात की थी और तब हमने ब्रज भाषा की भी बात की थी, अपभ्रंश भाषा की भी बात की थी, खड़ी बोली की भी बात की थी। आदिकाल की भाषा जो रही है वो अपभ्रंश रही है। भक्ति काल की भाषा जो रही है वो अवधी और ब्रज रही है। और आधुनिक काल में खड़ी बोली भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में, और उसके बाद मानक हिंदी। तो इनकी प्रवृत्तियों के बारे में भी हमने बताया था, तो यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। अवधी की प्रवृत्ति जो है वो अकारांत है। अवधी की प्रवृत्ति क्या है? अकारांत। ब्रज की प्रवृत्ति उकारांत। अपभ्रंश की प्रवृत्ति जो है उकारात्मक प्रधान रही है और खड़ी बोली की प्रवृत्ति जो है वो आकारांत प्रधान रही है। उसके बाद कुछ विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ, नागपुर, देश भारत। मुख्य अतिथि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। और दूसरा जो है 1976 में
नगर शहर पोर्ट लुई मॉरिशस में, और तीसरा जो 1983 में नई दिल्ली में भारत में, इसकी मुख्य अतिथि महादेवी वर्मा रही हैं। चौथा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 1993 में पोर्ट लुई में, फिर मॉरिशस में। उसके बाद पांचवा 1966 में ट्रिनिडाड टोबैगो में, शहर का नाम है ट्रिनिडाड और टोबैगो देश का नाम भी है। और छठा जो है 1999 में लंदन में हुआ, संयुक्त राजशाही जिसको यूके कहते हैं। और सातवां 2003 में पारामारिबो में सूरीनाम में ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। उसके बाद आठवां जो है वो 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उसके बाद नौवां जो है वो 22 से 24 सितंबर 2012 को हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 2015 में भोपाल में हुआ भारत में। उसके बाद 2018 में अभी हुआ है 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में, जिसमें हमारे भारत से सुषमा स्वराज गई थी। तो तब मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से PhD कर रहा था। तो उस समय हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग के चेयरमैन थे वो और हमारे कुछ शोधार्थी भी इस सम्मेलन में गए थे। तो 2018 में ये सम्मेलन हुआ था। तो अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैदिकी में व्यंजनों और स्वर ध्वनियों की संख्या क्या थी? 39 व्यंजन और 14 स्वर ध्वनियाँ वैदिकी में थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आपके मास्टर कैडर के लिए। दूहा कहने से किस भाषा का बोध होता है? किसका बोध होता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश की ये प्रवृत्ति है। गाहा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत। ये प्राकृत भाषा की प्रवृत्ति है। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ, जब हिंदी साहित्य शुरू हुआ आदिकाल में, तो सबसे पहले उपलब्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? चंदवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। चंदवरदायी का ये ग्रंथ है। इसकी 3 प्रतियां हैं, एक प्रति इसकी अबोर में भी पड़ी है। उसके बाद 76 नंबर जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, हिंदी भाषा के संदर्भ में जो हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में भी हमने आपको बता दिया। 76 नंबर जो प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? हिंदी का प्रथम कवि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो इन्होंने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदवरदायी को हिंदी का पहला कवि माना है, और मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को, ये जैन कवि रहे हैं, इसको हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना है। तो हिंदी भाषा के बारे में हमने आपको आज ये बता दिया है। इसके बाद हिंदी भाषा की लिपियों के संदर्भ में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें आपको हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।